अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी इस चैप्टर की। इस लेक्चर में भी हम लोग बेसिक डेफिनेशंस ही पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है बाइस। What is bias? Bias or the amount of bias denoted by B and is defined as B is equals to M minus mu, where mu is the true population mean and M is the mean of the sample statistics of an infinity of samples. The bias may be positive or negative according as M is greater or less than mu. bias जो होता है वो एक एरर ही है, ठीक है। इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है? एम माइनस म्यू। म्यू से आप फेमिलियर हैं कि पॉपुलेशन मीन होता है। एम क्या होता है? एम जो होगा वो हम लोग इस चैप्टर में सैम्पल स्टैटिस्टिक्स से डिनोट करेंगे उसे, ठीक है। एम इज़ द मीन ऑफ द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स ऑफ एन इन्फिनिटी ऑफ सैम्पल्स, यानी ऑल पॉसिबल सैम्पल्स लेकर उसका जो मीन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एम हम उससे इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। और 22 का जो आंसर होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि एम माइनस म्यू यानी दो अमाउंट जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अगर m जो है वो ग्रेटर होगा म्यू से तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा, अगर m लेस होगा म्यू से तो ये नेगेटिव इसका आंसर होगा। उसके बाद है सैम्पलिंग एरर। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सैम्पलिंग एरर हम लोग डिनोट करते हैं ई के साथ एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल टी जो है वो स्टैटिस्टिक्स से शो हो रहा है और सैम्पल और जो कैपिटल टी है वो पॉपुलेशन पैरामीटर लाइक म्यू से हम लोग यहाँ पे डिनोट करें, और टी जो होगा एक सैम्पल का कैलकुलेटेड आंसर होगा। Difference between bias and sampling error. Sampling error is the difference between the value of the statistics for a particular sample and that of the corresponding parameters. यानी एक पर्टिकुलर सैम्पल से जो कैलकुलेटेड आंसर आएगा उसमें और एक्चुअल मीन में जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग सैम्पलिंग एरर कहते हैं। जबकि बाइस जो होता है वो पर्टिकुलर सैम्पल को रिप्रेजेंट नहीं करता, रादर it is the difference between the parameter mu and the mean of the statistics of an infinity of samples। यानी all possible sampling करें और उसकी जो sampling distribution बनती है और वहाँ से जो mean आता है, the difference between that sample mean and the parameter is denoted as bias। Sample design. What is sample design? A definite plan for obtaining a sample from a given population is called a sample design। यानी ऐसा प्लान जिसके ज़रिए हम लोग सैम्पल सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, उस प्लान को हम लोग कहते हैं सैम्पल डिज़ाइन। एंड आ सैम्पल डिज़ाइन इज़ स्पेसिफाइड बिफोर एनी डाटा आर कलेक्टेड। यानी सैम्पल डिज़ाइन जो है वो डाटा कलेक्शन से पहले डिज़ाइन हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल क्या होता है? यानी ऐसा सैम्पल जो कि आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल कहते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल जो है वो ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आपके रिज़ल्ट जो हैं वो वैलिड इन्फ्रेंस मेकिंग हो सके। अगर आपका सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो आपका इन्फ्रेंस कभी भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो सैम्पल आपके फुल डाटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और वो बिल्कुल ऑपोजिट वे में आपके पॉपुलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उससे जो भी आपके इन्फ्रेंस आएंगे वो आपके रॉन्ग इन्फ्रेंसेस होंगे। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव होगा सैम्पल, तभी उसके रिज़ल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट रिज़ल्ट आएंगे और उसे जब हम पॉपुलेशन पे जनरलाइज करेंगे तो वो बेटर रिज़ल्ट देंगे। हाउ टू कलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। अब हमने सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव कैसे सेलेक्ट करना है? वन वे इन विच आर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल मे बी ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग।
यानी जिस तरीके से हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं उनमें से एक तरीका रैंडम सैम्पलिंग है, अकॉर्डिंग टू विच, अब रैंडम सैम्पलिंग में होता क्या है, अकॉर्डिंग टू विच ईच मेंबर ऑफ आ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल, यानी हर पॉपुलेशन के मेंबर का सैम्पल में सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हों। ऐसा ना हो कि कुछ के सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो और कुछ के सिलेक्शन के कम चांसेस हो। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो दैट प्रोसेस इज़ नॉट नॉन एज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर एक पॉपुलेशन के एलिमेंट को के इक्वल चांसेस होते हैं सैम्पल में सिलेक्ट होने के। तो ये एक वो सिंपलेस्ट मेथड है जिससे हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट प्रोसेस हैं जिससे हम लोग सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रैंडम सैम्पलिंग का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है आपके डाटा की टाइप पर, ठीक है। इसको आगे हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं सैंपल सेलेक्ट करने के और किस सिचुएशन में किस तरह की पॉपुलेशन हो तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद है रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल क्या होगा? ए रैंडम सैंपल इज़ वन दैट इज़ सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू द सैंपल, ठीक है। मीन्स कि रैंडम सैंपल एक ऐसा सैंपल है और जो कि रैंडम सैम्पलिंग के प्रोसेस से जो है वो हम लोग हासिल करते हैं, यानी रैंडम सैम्पलिंग के प्रोसेस से जो सैंपल आएगा दैट इज़ नोन एज रैंडम सैंपल। अच्छा, उसके बाद है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होती है, ठीक है। एक्यूरेसी रेफर्स टू द साइज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द ट्रू मीन म्यू, वेयर एज प्रिसीजन रेफर्स टू द साइज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द ओवरऑल मीन m obtained by repeated application of the sampling procedure। अच्छा, इस एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम्स जो है वो पेस्ट किए यहाँ पे देखें। अच्छा, एक्यूरेसी से क्या मुराद होता है? एक्यूरेसी से मुराद ये होता है कि आप जो भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपकी एक्चुअल अननोन पैरामीटर्स से कितनी करीब आ रही है, ठीक है। लाइक आपने यहाँ पे ब्लू डॉट 1 2 3 4 हैं, ठीक है। ये 4 जो हैं इस सर्कल स्मॉलर सर्कल में आ रहे हैं, मीन्स दे आर एक्यूरेट, ठीक है। इस यानी करीब हो रहे हैं इसके, तो इट इज़ एक्यूरेट, ठीक है। प्रिसीजन मीन्स के आपने 4 ड्रॉ किए हैं तो 4 ड्रॉ आपस में कितने करीब हैं, ये 4 डॉट जो हैं आपस में कितने करीब हैं, इनको कहते हैं प्रिसीजन। अब इस क्वेश्चन में इस फर्स्ट डायग्राम में देखें, इट इज़ एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 4 डॉट आपस में करीब हैं, मीन्स दे आर प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट, क्योंकि वो आपके जो टारगेट पॉइंट है उससे करीब नहीं है, ठीक है। दे आर प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट। अब ये थर्ड पिक्चर में देखें, 4 डॉट में आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये सेंटर से करीब हैं, ये 4 के 4 डॉट, मीन्स दे आर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अब यहाँ पे देखें, ये ना ही इस सेंटर से करीब है और ना ही ये चारों डॉट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, सो दे आर नॉट एक्यूरेट एज वेल एज नॉट प्रिसाइज। मीन्स एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि अननोन वैल्यू से आपका एस्टिमेट कितना करीब आ रहा है, ठीक है। और प्रिसीजन आपको क्या बताती है? प्रिसीजन आपको बताती है कि आपने एक दफ़ा एस्टीमेट लगाया, दूसरी दफ़ा एस्टीमेट लगाया, तीसरी दफ़ा एस्टीमेट लगाया, तो उन एस्टीमेट्स में कितना आपस में डिफरेंस आ रहा है। इफ़ दे आर एस्टीमेट्स आपस में बहुत ज़्यादा करीब हैं तो मीन्स दे आर प्रिसाइज, बेशक वो एक्चुअल वैल्यू से करीब ना हो, ठीक है। और एक्यूरेसी क्या होती है कि आपने एक दफ़ा एस्टीमेट लगाया, वो आपका जब एक्चुअल वैल्यू होगी उससे कितना करीब है, ठीक है। जितना वो उससे करीब होएगा उतना हम लोग एक्यूरेट कहेंगे, और रिपीटेड एस्टीमेट्स में आपस में डिफरेंस कितना आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन, ठीक है। इसीलिए वी यूजुअली स्पीक ऑफ द प्रिसीजन ऑफ एन एस्टीमेट इंस्टेड ऑफ इट्स एक्यूरेसी, ठीक है। हम ज़्यादातर प्रिसीजन की बात करते हैं और एक्यूरेसी को हम थोड़ा बहुत अवॉइड कर देते हैं। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी सैंपल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, ठीक है। ऐसा प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आर दोज इन विच द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्लान एवरी एलिमेंट following a sampling plan every element of the population has a known probability of being included in the sample।
अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक प्रॉपर सैम्पलिंग प्लान होता है और उसमें हर एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन का सैम्पल में सेलेक्ट होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। मींस रैंडम सैम्पलिंग आप समझ लें। रैंडम सैम्पलिंग में हर एक के आने के इक्वल चांसेस होंगे, चांसेस मींस प्रोबेबिलिटी, और उसका एक प्रॉपर प्लानिंग होगी जिससे हम उसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं इस तरीके से जो सैम्पल सेलेक्ट होता है। अब प्लानिंग डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, प्लानिंग के डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग से उसे सेलेक्ट किया जाए और हर एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन के सैम्पल में सेलेक्ट होने की कुछ चांसेस हों या प्रोबेबिलिटी हों, तो इस तरीके से जो सैम्पल आता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पल। सिमिलरली नॉन प्रोबेबिलिटी samples are those in which the elements are arbitrarily selected by the sampler because in his judgment the element thus chosen will most effectively represent the population। अच्छा, इसमें आम तौर पे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो सैम्पलर खुद अपने तौर पे डिसाइड करता है, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी शामिल नहीं होती, वो आर्बिट्रेरली अपने सजेशन पे, अपने डिसीजन पे, अपने ऑब्जर्वेशन पे, अपने एक्सपीरियंस पे वो सैम्पल सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड इट इज़ आल्सो नोन एज जजमेंट सैम्पलिंग, इसीलिए हम इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को इन अदर वर्ड जजमेंट सैम्पल्स भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स आर जनरली प्रेफर्ड ओवर जजमेंट सैम्पल, ठीक है। आम तौर पे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पल को प्रेफर करते हैं ओवर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल पे, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पल में हम प्रॉपर प्लानिंग और प्रोबेबिलिटीज़ को लेके चलते हैं और इसमें पर्सनल ओपिनियन शामिल होता है, तो पर्सनल ओपिनियन की मज़ीद हम लोग जजमेंट या उसमें कोई एरर जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पल डिज़ाइंस कौन कौन से होते हैं, यानी ऐसे डिज़ाइन जिसमें प्रोबेबिलिटी इंक्लूड होगी। एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। ये सारे सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं और ये हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सिचुएशंस कौन सी होंगी ये लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे, इन सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल डिज़ाइन में कौन कौन से आते हैं, जजमेंट और परपोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ये दो मेथड्स आते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं होती। बेसिकली इसमें पर्सनल ओपिनियन या कोई डिवीजन होती है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। उसके बाद है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मीन्स सिंपल वर्डिंग में मैं आपको ये बताती हूँ, इफ़ यू डन ऑल पॉसिबल सैम्पल और उस हर एक सैम्पल में आप कोई एक स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हो, लाइक आपने मीन कैलकुलेट किया हर सैम्पल में से, तो उस जो स्टैटिस्टिक जो आपने कैलकुलेट किया उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसे हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, अगर आपने मीन कैलकुलेट किया हुआ है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर आपने प्रोपोर्शन कैलकुलेट की हुई है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। स्टैंडर्ड एरर, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड एरर? स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट बुक में, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। सिमिलरली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक, ठीक है। आप लोगों ने पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा हुआ है वो जो एक्स वेरिएबल होता है उसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, लेकिन यहाँ पे जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक बनेगी, जो आपने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट की है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, जब आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करोगे तो उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक। Thus the standard deviation of the sampling distribution of the mean is called, अगर आपने sampling distribution of mean कैलकुलेट किया और उसका standard deviation कैलकुलेट करते हो तो इसलिए इस रेफरेंस से हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। इसकी फर्दर कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम एग्जाम्पल में मैं आपको इसको बताऊंगी, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी स्टेटमेंट अक्सर आ जाती है, स्टेट सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इफ़ एक्स बार इज़ द मीन ऑफ अ रैंडम सैम्पल, एक रैंडम सैम्पल है एन साइज़ का जो कि हमने एक पॉपुलेशन से ड्रॉ किया और उसका मीन है एक्स बार, और उस पॉपुलेशन का मीन क्या है, म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, अब वो कह रहा है दी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, अगर हम रैंडम सैम्पल की आल पॉसिबल सैम्पलिंग करते हैं और उसकी एक्स बार निकालते हैं और उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, अप्रोचेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन
एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज विदाउट लिमिट। कंडीशन क्या है, जब आपका सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होता है तब उसके स्टैटिस्टिक्स से जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी अप्रोच करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसके पैरामीटर म्यू सेम होते हैं और वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम और ये आप लोगों ने याद करनी है। लार्ज सैम्पल, द साइज ऑफ द सैम्पल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग सैम्पल्ड, यानी आपका साइज़ ऑफ सैम्पल डिपेंड करता है कि जिस पॉपुलेशन से आप सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सैम्पल ऑफ साइज एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, यानी आम तौर पे जब आपका सैम्पल साइज ग्रेटर इक्वल 30 होता है, इज़ लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस आ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल। यानी आम जो हम जनरल लिमिट यूज़ करते हैं एन इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 30, उसको हम लार्ज कंसीडर करते हैं और इस साइज़ की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक्स बार की वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल कंसीडर की जाती है। उसके बाद होमवर्क है, लास्ट में आपने ये सारी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है।